अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्ट यूजिंग विजुअल सी शार्प एंड edu.net। और इसमें हम लोग लास्ट जो वीडियो देखे थे उसमें बैच एलोकेशन में देखे थे कि कैसे हम लोग स्टूडेंट को टिक करके उसको बैच एलोकेट करते। तो बैच तो एलोकेट हो गया, एलोकेट होने का मतलब हो गया सिंपल बैच टेबल में यहाँ पे डेटा आ गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जैसी बैच टेबल में डेटा आए तो उसी के साथ ऑटोमेटिक, ठीक है, बिना हम वहां फ्रंट एंड में कोई कोड किए हुए बैक एंड से ही हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन टेबल है तो जिस जिस स्टूडेंट का बैच एलोकेशन हो रहा है उसका यहां पे एन से क्या हो जाना चाहिए, वाई हो जाना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का दो बार बैच एलोकेशन नहीं ना होगा। तो यहां पे जैसी वाई हो जाएगा तो वहां लिस्ट में से वो हट जाएगा। तो ये काम हम लोग फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको बैक एंड से करने के लिए। और बैक एंड से कैसे कर सकते हैं? बैक एंड से करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिगर। क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रिगर। तो अभी हम ये डेटा को यहां से हटा रहे हैं क्योंकि दोबारा इसका बैच एलोकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सेलेक्ट ट्रंकेट टेबल बैच एलोकेशन। बैच एलोकेशन का फिर से डेटा उड़ा देते हैं यहां से। और अब हम लोग बैच एलोकेशन में चलते हैं। बैच एलोकेशन में डेटा क्या आ रहा है? बैच कोड, इनरोलमेंट नंबर, एलोकेशन डेट, ठीक है, और बाकी सारा कुछ। तो यहां पे इनरोलमेंट नंबर आ रहा है आपके पास, जब भी होगा तो इनरोलमेंट नंबर आ रहा है यहां पे। तो हम इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे यहां बैकएंड से क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर जो इनरोलमेंट नंबर का यहां पे डेटा इंसर्ट हो रहा है उसका वहां पे हम लोग वाई कर सकते हैं। तो ट्रिगर का यूज हम पहले ही बताए जब स्क्यूएल पढ़ाए हैं कि ट्रिगर क्या है, एक तरह का स्टोर प्रोसीजर ही होता है, बट वो ऐसा स्टोर प्रोसीजर होता है जिसको आपको कॉल कराने का जरूरत नहीं पड़ता। वो ऑटोमेटिक फायर होता है जब आप इंसर्ट डिलीट या अपडेट किसी टेबल पे कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि अगर बैच एलोकेशन में अगर डेटा इंसर्ट हो तो कोई काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए? तो मेरा इनरोलमेंट टेबल अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर बनाना पड़ेगा, क्रिएट ट्रिगर। अच्छा, इसको हम लोग स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं ताकि मेरा सेव हो जाएगा। वो रिसेंट कहां गया भाई? इसी में हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और यहां करेंगे क्रिएट ट्रिगर टीआरजी बैच एलोकेशन। तो पहले तो ये लिखना पड़ता है, फिर ऑन किस पे लगाना है, तो ये किस पे इंसर्ट डिलीट अपडेट होगा जो भी बताएंगे। तो होगा बैच एलोकेशन पे, तब फायर होगा बैच एलोकेशन। और क्या होगा तो फायर होगा इंसर्ट एज बिगिन और एंड। अब यहां पे आपको क्या समझना है, यहां पे ये समझना है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन टेबल को अपडेट करना है तो आप क्या लिखिएगा, अपडेट। पहले ध्यान से हम देखो, अपडेट क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन सेट। क्या सेट करना है? सेट करना है, नहीं, इज अलॉटेड करके है ना। इसका कौन सा कॉलम को अपडेट करना है? हमको करना है इज बैच अलॉटेड। तो हमको क्या करना है, इज बैच अलॉटेड को ट्रू वाई करना है। क्या करना है, इज बैच अलॉटेड इक्वल्स टू वाई कर देना। लेकिन किसका? जिसका यहां पे कौन सा कॉलम है, इनरोलमेंट नंबर है कि रजिस्ट्रेशन नंबर है? इनरोलमेंट नंबर। इनरोल नंबर, जिसका इनरोल नंबर इक्वल्स टू, ये इनरोल नंबर कहां से आएगा? तो इनरोल नंबर कहां से आएगा? तो हम बताए थे कि जब भी कोई जिस भी इनरोलमेंट नंबर का डेटा यहां इंसर्ट हो रहा है, जिस भी इंसर्ट हो रहा है जिस इनरोलमेंट नंबर का, वही इनरोलमेंट नंबर यहां पे आ जाना चाहिए। तो हम बताए थे कि जब भी कोई टेबल पे इंसर्ट ट्रिगर फायर होता है तो एक अपने आप इंसर्टेड टेबल बनता है। क्या बनता है? इंसर्टेड टेबल। और इंसर्टेड टेबल का स्ट्रक्चर सेम होता है जिस पे ट्रिगर बनाया गया है। तो उसका इंसर्टेड के अंदर ये सारा कॉलम होगा और उसमें तुमको क्या मिल जाएगा, इनरोलमेंट नंबर। तो जब मान लो कि वहां से 10 रिकॉर्ड अपडेट होगा तो 10 बार ये ट्रिगर फायर होगा और हर बार आपको यहां पे इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। कहां से? इंसर्टेड टेबल से। तो अब यहां पे आपको क्या करना होगा कि एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर @ इनरोल या en कर देते हैं इनरोलमेंट नंबर, और यहां पे कर देते हैं varchar 100, कुछ भी कर दो। उसके बाद आपको डेटा निकाल के इनरोल नंबर में डालना पड़ेगा। तो en इक्वल्स टू कौन से कॉलम से आएगा, इनरोल नंबर फ्रॉम कहां से, इंसर्टेड से, जिस भी INSERTED यहां इंसर्टेड। तो अब क्या हो गया कि ये इनरोलमेंट नंबर जो है वो इंसर्टेड से निकल के कहां आ जाएगा, en में। और यहां पर हम लोग क्या डाल देंगे, @en। तो अगर मान लो वहां से 5 बच्चा का हम किए तो एक एक करके वहां से रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, एक एक करके होगा। तो ये 5 बार ये ट्रिगर कॉल होगा और 5 बार कॉल होगा तो 5 बार इंसर्टेड बनेगा। और हर बार क्या होगा, वो
इसके लिए रिकॉर्ड लेके आएगा, तो इसमें बाकी जैसे बैच कोड वगैरह के साथ में क्या आएगा, इनरोलमेंट नंबर भी आएगा, और वही इनरोलमेंट नंबर को निकाल के वो क्या कर रहा है, वहां पे अपडेट कर दे रहा है। चलो देखते हैं, बन गया, सेव कर दिए इसको। अब हम लोग बैच एलोकेट करके देखते हैं कि ये काम होता है कि नहीं होता है। ये तो सारा बच्चा आ रहा है, हम लोग इसमें 3 का करते हैं, अमित, आर्यन और मनीषा। यहां क्या करते हैं, एलोकेट। क्या लिखा, 3 स्टूडेंट ट्रांसफर टू बैच। अब ये तो हटा नहीं, यहां से ये हट जाएगा, हम बताएंगे कैसे हटेगा। फिलहाल हम लोग आते हैं एसक्यूएल में, और एसक्यूएल में आके पहले चेक करते हैं कि यहां बैच एलोकेशन में तीनों का डेटा आया कि नहीं आया। आ गया 51, 90 और 02। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के अंदर ये तीनों अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, देखो 1 2 3, 51, उसके बाद है 90 और 02, तीनों का यहां पे आ गया। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही ये काम हुआ, ठीक है, वहां तो काम हो गया, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, रिफ्रेश। रिफ्रेश कैसे होगा, चलिए आपको, जैसे ये मेरा लिख रहा है कि 3 स्टूडेंट ट्रांसफर टू स्टूडेंट, उसके बाद हमको वापस से क्या करना, लोड इवेंट या लोड के अंदर जो कोड है वो काम हो जाना चाहिए। तो अब वो काम हमको दोबारा अगर करना है, तब हम लोग क्या करना होगा कि ये काम अगर हमको 1-2 बार करना पड़ रहा है, तो फिर उसके लिए हम लोग को ये जो यहां पूरा कोड लिखे हैं, इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं, फंक्शन के अंदर। कोई काम 2 बार करना है, पब्लिक वाइड लोड डेटा, ठीक है, पब्लिक वाइड क्या कर दिए, लोड डेटा के अंदर पूरा डाल दिए। और जैसे ये लोड इवेंट कॉल होगा, तो यहां से हम लोग किसको कॉल करा देंगे, लोड डेटा को। तो वही काम हो जाएगा, और एक बार जब मेरा ये काम हो जा रहा है, तो यहां से भी हम किसको कॉल करा देंगे, लोड डेटा। तो दोबारा फिर से क्या हो जाएगा, पूरा फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा। अभी देखो फिलहाल भी तो दोबारा रिलोड हुआ है। अब यहां पर हम लोग जाते हैं 13 नंबर बैच में, एक स्टूडेंट को यहां से हटाते हैं। हुआ, क्योंकि वहां पे जैसे स्टेटस एन हो गया, तो दोबारा जब हम लोग इसको लोड कर रहे हैं, तो ये दोबारा जा रहा है वहां से निकालने के लिए किसका, जिसका इज अलॉटेड इक्वल टू क्या है, एन है। तो एक ही तो मिला, वो तो हट गया था। हो रहा है काम ऑटोमेटेड। तो ट्रिगर का काम यही है कि अगर आप बैकएंड में एक काम हो रहा है और तुम कैस्केडिंग में दूसरा तीसरा चौथा काम ऑटोमेटिक कराना चाहते हो, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, ट्रिगर का। और ट्रिगर में क्या होता है, तुम्हारा 3 टेबल बनता है, इंसर्ट करते हैं, अगर तुम डेटा इंसर्ट करो किसी टेबल में, तो इंसर्ट ट्रिगर जब बनाओगे तो इंसर्टेड बनेगा। अगर तुम डिलीट ट्रिगर बनाओगे तो डिलीटेड बनेगा। और अगर तुम अपडेट कर रहे हो और उस समय कुछ काम होना चाहिए दूसरे जगह, तो वहां पे इंसर्टेड और अपडेटेड डिलीटेड दोनों बनता है। नया डेटा जो आएगा, जो अपडेट होकर नया डेटा आ रहा है, वो इंसर्टेड में रहेगा, जो डेटा पुराना हट रहा है अपडेट में, वो डिलीटेड में रहेगा। तो अब तुम सिचुएशन के हिसाब से उसमें से डेटा निकाल के उस पर काम कर सकते हो। तो ये मोटा मोटी ट्रिगर का यही काम है। तो यहाँ पर हम लोग देखो ट्रिगर देख लिए, ट्रिगर का एक काम देख लिए। तो अब बैच एलोकेशन वाला काम तो हमारा हो गया, ठीक है, बैच एलोकेशन का काम हमारा हो गया। अब जब बैच एलोकेशन हो गया, अभी हम लोग फी का भी काम नहीं किया ना। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग को फी का काम करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अब हम लोग फी का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, फी का। फी में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास फी का एक मास्टर एंट्री होगा। फी टाइप क्या होगा, फी टाइप, हाँ, नहीं नहीं, फी टाइप होगा कि मान लो कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फी है, कि ट्यूशन फी है, एग्जामिनेशन फी है, सर्टिफिकेट फी है। ऐसे फी का मोड होता है ना, किस चीज का फी वो जमा कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर फी एंट्री करने के लिए बनेगा। तो पहला तो होगा फी का मास्टर रिकॉर्ड बनेगा। क्या बनेगा, मास्टर रिकॉर्ड। तो मास्टर रिकॉर्ड जब बनेगा, तो यहां पे हम लोग चाहते हैं कि फी टाइप एंट्री हो जाए। क्या हो जाए, फी टाइप। चलिए फॉर्म हम लोग चलते हैं, फी का टाइप्स हम लोग ऐड कर सकते हैं कि भाई किस किस तरह का फी बच्चा दे सकता है।
जो उसको हम बोलते हैं हेड, किस हेड में जा रहा है पैसा। फी मेन फॉर्म में चलते हैं, और मेन फॉर्म में जाके, अच्छा उसमें तब एक और चीज बच गया ना, बैच एलोकेशन में हम लोग चाहते हैं एग्जिट, एग्जिट में क्या हो जाना चाहिए, दिस डॉट, अपना फॉर्म को बंद कर दे रहे हैं हम लोग। पी हेड, ठीक है। अब फी हेड के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। क्रिएट टेबल पी हेड, एक कर दो हेड आईडी, कैर 15, हेड नेम वर्कर 100, और बाकी 4 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है, क्रिएटेड बाई अपडेटेड बाई जो चलता है वही चलेगा। बन गया। चलिए नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ये काम हो गया। अब इसके लिए फॉर्म बनाना होगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, ऐड फॉर्म, पी हेड डॉट सी एस, हो गया। इसमें सिर्फ एक छोटा सा होगा फी हेड, हेड नेम या फी हेड, एक लेबल लेंगे, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालते हैं, एक तो सिर्फ ऐड और एक तो एग्जिट, दो ही डालते हैं। अब सबका करड़ करने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ छोटा छोटा चीज को हम लोग बैक एंड से भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो अभी बना रहे हैं ना, जब हम लोग फी काटेंगे वहां पे ड्रॉप डाउन आएगा, वहां पे आपको हेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐड और एग्जिट, ऐड की जगह ऐड। बाकी फॉर्म का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर लेंगे, पी हेड, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, मैक्सिमाइज बॉक्स, हो गया। अब मेन फॉर्म में आते हैं, तो इसमें एक और चीज करना पड़ेगा, तो व्यू कोड में जाके पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम डालेंगे ना, पीएड का ऑब्जेक्ट बनाए, पीएड डॉट एमडीआई पेरेंट, पीएड डॉट यूजर नेम, देखो सब इसको अपने पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आ गए, पीएड खुल रहा है। अब यहाँ पे फी हेड डाल देंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज, एग्जामिनेशन चार्ज, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते जाएंगे, वो ऐड होते जाना चाहिए।
चलते फी हेड में। और भी यहाँ बनाना पड़ेगा हम लोग को, जैसे एसक्यूएल कनेक्शन का कॉन, एसक्यूएल कमांड का कॉम, ठीक है। यहाँ है, डबल क्लिक किए, ट्राई, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स में डेटा है कि नहीं। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, अगर नॉट इक्वल्स टू क्या है 0, कॉन इक्वल्स टू हेल्पर डॉट गेट कनेक्शन, कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड का इंसर्ट पी हेड वैल्यूज @id @fee head, कनेक्शन को ओपन नहीं किए, कॉन डॉट ओपन, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, सीधा ऐड विथ वैल्यू ही करते हैं, @id इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा GUID डॉट GUID दे दिए, और कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू @fh, और यहाँ हो जाएगा, अच्छा वहाँ पे हम लोग नाम चेंज नहीं किया ना, ऐसा नाम चेंज नहीं करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम चेंज कर देना चाहिए, txt फी हेड, यहाँ पे भी txt अच्छा ऑटोमेटिक हो गया, देखो ऑटोमेटिक हो गया, txt फी हेड डॉट टेक्स्ट ऐड हो गया, उसको कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और यहाँ हो जाएगा int रिजल्ट इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, मैसेज बॉक्स डॉट शो p head created successfully, मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, मैसेज बॉक्स आइकन्स, डॉट इंफॉर्मेशन, else something went wrong, एरर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एरर, और मान लो कि यहाँ इस इफ में नहीं होता तो यहाँ पे एल्स में जाएंगे और एरर वाला ही डालेंगे, क्या देंगे प्लीज एंटर पी हेड, अगर मान लो तुमने कुछ डाला ही नहीं, लेंथ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक बार कोड देख लो, अच्छा पहले देख लेते, रन करा के सही होगा तो कोड दिखा देंगे। मान लो पहले देते हैं पहले एडमिशन फी, एरर आ गया, कॉलम नेम नंबर स्पेसिफाई, अच्छा चार ठो जो और भाई लोग हैं, @c बाई, @c ऑन, @u बाई, और
इसको कौन देगा? यूजर नेम @sion डेट टाइम डॉट नाउ, इसी तरह से u/u1 u/, और u/on। बाइंड आउट बी कंटेंटेड हेड आईडी, हमको उसका और साइज बढ़ाना होगा, 15 दे दिए थे हम लोग, 15 में नहीं आ रहा है। हम लोग हेड आईडी कितना लिए ऊपर में? अच्छा 200 लेते थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप टेबल ई हेड, और यहाँ 150 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो GUID जनरेट हो रहा है वो बड़ा जनरेट हो रहा है। क्या लिखा? एडमिशन फी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ट्यूशन फी, फिर क्या होगा? एग्जाम फी, और नहीं, रजिस्ट्रेशन फी नहीं, सर्टिफिकेशन फी। और भी ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में, फिलहाल ये 4 रखते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि मेरे पास आया कि नहीं आया। आ गया। उसके बाद उसमें एक एग्जिट भी है। एग्जिट का कोड तो बहुत इजी है। अब है कि हम लोग को बनाना है कौन सा? पी के लिए। फी टेबल में क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्रिएट टेबल पी। सबसे पहले तो PID हो जाएगा, उसके बाद रिसीट नंबर होगा। क्या होगा? रिसीट नंबर। और इसको भी बड़ा रखते हैं, वायर कैर 100 कर देते हैं। ऐसे उतना नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन वायर कैर 100 की जगह वायर कैर 20 रखते हैं, या 30 रखते हैं। ठीक है। उसके बाद फी जो आएगा वो कोई ना कोई स्टूडेंट का आएगा, तो उसका इनरोलमेंट नंबर आएगा। ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा? इनरोलमेंट नंबर, क्योंकि हर कोर्स का फी अलग अलग रहेगा ना। इनरोलमेंट नंबर रहेगा। अब इनरोलमेंट नंबर का डेटा टाइप देख लेते क्या है। वायर कैर 14। इसमें हम लोग चाहते हैं फॉरेन की लगेगा, क्योंकि अच्छा हाँ, कॉन्स्टेंट, और यहां हो जाएगा FK_ इनरोल नंबर। हमको लगता है कि ज्यादा ही होगा, 4 कर देते हैं। फॉरेन की रेफरेंसेस क्या होगा? रजिस्ट्रेशन का इनरोल नंबर। कौन से स्टूडेंट का आ रहा है वो हो गया। एक चीज और ऊपर में होगा, रिसीट डेट। इस डेट को ये पैसा कट रहा है। वो सभी भी होगा अभी तो आगे।
फी आईडी हो गया, रिसिट नंबर हो गया, रिसिट का रेट, मेनली रिसिट ऊपर में यही सब लिखा रहता है ना। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर का कौन से स्टूडेंट का कट रहा है। उसके बाद हम लोग यहां पे दे देंगे इनरोलमेंट नंबर के बाद अगला होगा फी हेड। क्या होगा? फी हेड। फी हेड हमारा ऊपर में है, जो डेटा टाइप है वही देते हैं। हेड नेम, सॉरी, हेड नेम है। यहां क्या देंगे? हेड नेम, किस चीज का पैसा आ रहा है, और उसके बाद होगा अमाउंट। क्या होगा? वो हेड में कितना अमाउंट आया। अमाउंट को जनरली हम लोग लेते हैं डेसिमल में ले सकते हैं। उसके बाद ये चारों भाई साहब, और तो इसमें हमको नहीं लग रहा कुछ देना है। हाँ, पेमेंट मोड भी डाल सकते हो, ठीक है, चलो पेमेंट मोड डाल दो। तो ऊपर में ही डालना होगा पेमेंट मोड। वायर कैर 50 डाल दिए कि ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है कि कैसे पेमेंट कर रहा है, वो दे देंगे। तो फी के लिए भी मेरे पास टेबल क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसमें एक और काम करेंगे हम लोग कि भाई रिसिट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए याद होगा हम लोग क्या बना के रखे हैं, हेल्पर बना के रखे हैं ना। हेल्पर क्लास जो कि हर चीज जनरेट कर रहा है, याद है ना, जैसे गेट बैच कोड जनरेट कर रहा है, इनरोलमेंट नंबर जनरेट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर रहा है, पासवर्ड जनरेट कर रहा है, था ना। तो उसी तरह से हम लोग एक और करेंगे, रिसिट नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। पब्लिक गेट रिसिप्ट नंबर, क्या देंगे, गेट रिसिप्ट नंबर। रूल यहां वही चलेगा जो ऊपर चलते आ रहा है, जैसे बैच कोड है ना उसी तरह से चलेगा। ये देखो, इसमें क्या होगा, इनरोलमेंट नंबर वाला ही को पहले कॉपी करते हैं, यार ये वाला कर दे। नहीं, सब में नहीं सेम है, इसमें सिर्फ डेट आ रहा है और ये रनिंग नंबर आ रहा है। नहीं नहीं, हम लोग इसी को लेते हैं। पहले क्या है, आर आएगा, रिसिट में क्या रहेगा, आर। फिर तुम्हारा डेट आएगा, किस डेट को कटा है। तो पहले आएगा ईयर, फिर क्या आएगा, मंथ। पहले ईयर आ गया, फिर मंथ आ गया, फिर डेट आ गया, और उसके बाद रनिंग नंबर आएगा। क्या आएगा, रनिंग नंबर। रनिंग नंबर क्या होगा, तो वो होगा 3 डिजिट का रखते हैं, 100 से लेकर 900। एक दिन में 1000 से रिकॉर्ड, या मान लो तुम 1000 ले लो, 4 डिजिट का ले लो। रनिंग नंबर इसी के बीच में आएगा। और अब बैच कोड के जगह पे यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, आर। आर कोड क्या ले लेते हैं, आर कोड दे देते हैं हर जगह। जैसे बी कोड रहने से भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्योंकि रिसिट नंबर इसलिए हम लोग कन्वेंशन नेम को वैसा रखेंगे ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटिक एक रिसिट नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। ये हेल्पर बना दिए। अब इसके लिए क्या बनाना होगा, फॉर्म। चलिए फॉर्म डिजाइन करते हैं जितना हो पाता है अभी इसके अंदर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, ऐड और फॉर्म। और यहां पे डाल देते हैं p.cs कर देते हैं। आ गया। अब जब भी फी काटेंगे तो सबसे पहले तो ऊपर में स्टूडेंट का डिटेल आएगा, या पहले रिसिट का डिटेल आएगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले ग्रुप बॉक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, यहां दे देंगे रिसिप्ट डिटेल। रिसिप्ट डिटेल में सबसे पहले क्या आएगा, रिसिप्ट नंबर। क्या आएगा, जो ऑटोमेटिक आएगा। रिसिप्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स में आएगा।
यहां पहले लेते हैं रिसीट नंबर, उसके बाद होगा रिसिप्ट डेट, किस डेट का रिसिप्ट कट रहा है। डेट के लिए क्या होगा, डेट टाइम होगा, डेट टाइम पिकर किस दिन है का, किस दिन रसीद काट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देते हैं पेमेंट मोड, पेमेंट मोड पेमेंट मोड में ड्रॉप डाउन बना देंगे। पेमेंट मोड के लिए भी आप चाहे तो टेबल बना के वहां से ला सकते हैं, लेकिन अभी उतना झमेला नहीं रखते हैं, उतना ज्यादा यहाँ पे पेमेंट मोड नहीं होगा, 4-5 पेमेंट मोड होगा, वो डाल देते हैं। ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स। और देखते हैं जो यहाँ पे डाल सकते हैं, पीआईडी तो ऑटोमेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट मोड हो गया, इनरोलमेंट नंबर, हेड नेम, अमाउंट, ये सब तो नीचे जाएगा। टू जीओआईडी जनरेट करेंगे उसमें। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स डालेंगे, आ गया यहाँ, पहला क्या रहेगा, कैश, दूसरा क्या रहेगा, यूपीआई, नेट बैंकिंग, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और ऑनलाइन मान लो मेरा वेबसाइट से भी ऑनलाइन का कुछ है, ठीक है, तो वेबसाइट आ गया। अभी इतना रखते हैं। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करें तो कुछ काम ऑटोमेटिक हो। पहला, अच्छा इसमें नाम वगैरह भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, इसका नाम हम लोग कर देते हैं टीएक्सटी रिसीट नंबर, इसका करते हैं डीटी रिसीट डेट, डीटी रिसीट डेट, और ये हो जाएगा सीबी पेमेंट मोड, सीबी पेमेंट मोड। अब ये जैसे इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते तो लोड वाला इवेंट आ जाएगा फॉर्म पे। पहला काम क्या है, रिसीट नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू हेल्पर डॉट गेट रिसीट नंबर प्लस टीएक्सटी रिसीट नंबर जो होगा डॉट इनेबल्ड क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद सीबी नीरा नाम नहीं चेंज हुआ क्या, he does not contain definition for dt receipt date, no accessible extension, हो जाएगा। dt receipt date तो हो गया है,
ठीक तो है, रिसीट डेट तो हो गया, तो ऊपर में नहीं बनाया क्या रिसीट डेट? ऐसा क्या हो गया भाई? देखने तो ध्यान से। बनाए तो हैं हम लोग, ये अचानक क्या हो गया? रुक जाओ, सॉल्यूशन में जाओ, फी में डिजाइनर डॉट सी एस। यहाँ पे हो जाएगा ईटी, क्या नाम दिए थे हम लोग? इट डेट। और इसका था ईबी पेमेंट मोड। अब देखते रन करा के, देखते हैं। हाँ ना, हो रहा है तो बंद करो, वापस से आओ यहाँ पे। आ गया, आ गया, ठीक है। उसके बाद सी बी पेमेंट मोड डॉट कलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 कर दिए। अब उसको खोलना भी तो होगा, फी वाले को, फी वाले को तो खोले कहीं से नहीं है, तो मेन में चलते हैं। हाँ, मेन में जाते हैं और ये तो ट्रांजेक्शन है, फी, फी पे डबल क्लिक किए। अच्छा, इसमें यूजर नेम नहीं बना है, फी के अंदर एक यूजर नेम बना देते हैं फिलहाल, अभी और भी चीज बनाना पड़ेगा, फिलहाल अभी यूजर नेम बनाते हैं पब्लिक वाइड पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम। मेन में आ गया, यूजर नेम भी आ गया, और देखते एक बार वो खुलता है कि नहीं खुलता है, वहां पर रिसीट नंबर आता है कि नहीं आता है। आया, यहाँ कैश सेलेक्टेड है, रिसीट नंबर भी देखो ऊपर में आ गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।